शायद हमारे कुटुंब की एक ढाली हमारे परिवार से अलग हो जाए। मन लगता नहीं, लगाया जाता है। बरगद की पेड़ की कहानी ही एक कुटुंब, एक समाज, एक राष्ट्र का निर्माण करती है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने आपको साहित्य गौरव से, जो द्वितीय पीयूसी की जो पाठ्य पुस्तिका है, उससे तृतीय सोपान यानी एकांकी जो सूखी डाली है आपके लिए, इसके पहले दृश्य के बारे में मैंने आपको बताया था। एकांकी यहां तक हुई थी जबकि परेश की पत्नी को पुराना फर्नीचर पसंद नहीं आता। वो अपने कमरे में वो फर्नीचर रखना नहीं चाहती। परेश को बताती है कि उसे क्या है, अपने कमरे से बाहर निकालते हुए बताती है कि ये फर्नीचर मुझे नहीं चाहिए। परेश कहते हैं कि इस पर तो मेरे दादा, परदादा और पिताजी और चाचा जी सब इस्तेमाल करते हुए आए हैं, उनको कभी इससे आपत्ति नहीं हुई, लेकिन बेला उसे अपने कमरे में रखने के लिए तैयार नहीं है। परेश उसे बाहर रखते हुए दादाजी के पास चले जाते हैं। तो आपका पहला दृश्य यहां तक हुआ था। आज मैं इसका जो दूसरा दृश्य है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। दूसरे दृश्य में क्या है, वहीं बरमादा दादाजी चारपाई पर लेटे हुए हैं और इनका मंझला बेटा करमचंद दादाजी के पैर दबा रहे हैं। नाली की तेजी से आने वाली आवाजें आ रही हैं। शायद बच्चे पानी में खेल रहे होंगे। वहां पर मल्लू, भाशी और जगदीश, ये तीनों लड़के कुछ खेल रहे हैं और यहाँ पर करमचंद क्या है, बच्चों पर क्रोध करते हुए कहते हैं कि बस करो अभी इस शोर को। दादाजी अभी खाना खाकर कुछ पल क्या है, विश्रांति पा रहे हैं और तुम इतना कोलाहल मचा रहे हो। दादाजी इसको रोकते हुए, यानी करमचंद को रोकते हुए कहते हैं कि बच्चों को मत डांटो, उनको खेलने दो। देखो, वो बरगद की पेड़ की एक ढाली को लेकर मिट्टी में दबा रहे हैं और उसे पानी दे रहे हैं। बच्चों को पता नहीं है कि जो पेड़ से अलग हुई ढाली जितनी भी मिट्टी में दबाओ और उसे पानी दो, फिर भी वो पनपती नहीं। ऐसे कहते हुए क्या है, करमचंद को बताते हुए हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। तभी करमचंद बताते हैं कि शायद हमारे कुटुंब की एक ढाली हमारे परिवार से अलग हो जाए। तो दादाजी चिंता से पूछते हैं, कौन? उनको चिंता लग जाती है। तो करमचंद कहते हैं, शायद छोटा। दादाजी कहते हैं कि परेश, उसे क्या कष्ट है इस घर में? इस तरह से पूछने पर करमचंद कहते हैं कि उसे कोई कष्ट नहीं, बल्कि बहू को कष्ट है, बेला को कष्ट है। तो यहाँ पर ये बात सुनकर दादाजी बोलते हैं कि ऐसी कुछ बात है तो पहले क्यों नहीं बताया? हल्की सी खराच भी अगर तात्काल यानी समय पर उसे मरहम न लगाए तो वो घाव बन जाती है। घाव बढ़कर नासूर हो जाता है। नासूर होने के बाद उस पर जितनी भी दवाई लगाए फिर भी वो व्यर्थ हो जाती है। तो परिवार में छोटी मोटी बात अगर आ जाए, समय पर उसका समाधान ना हो, तो वो क्या है, बड़ा झगड़ा बनकर फिर संयुक्त परिवार टूटने लगता है। इस तरह से दादाजी कहते हैं। तब करमचंद कहते हैं कि छोटी बहू में गर्व की मात्रा ज्यादा है, उसे अहंकार ज्यादा है, बल्कि मन से उसे लानी चाहिए। घृणा को घृणा से जीता नहीं जाता,
घृणा को स्नेह से जीता जाता है। इस तरह से उसके मन को घृणा यानी बेला के मन में जो नफरत है परिवार के लिए, जो भी उसके मन में गर्व की मात्रा है यानी यहाँ पर अहंकार है, वो तो सिर्फ प्रेम से मिटाया जाता है। इस तरह से कर्मचंद को समझाते हैं। तभी क्या है, यहाँ पर मल्लू और जगदीश दोनों क्या है भागते हुए, कुछ कोलाहल मचता है। तो भाशी चिल्लाता है कि इसने मेरी जो मैंने पेड़ दबाए थे नहीं, अभी जो बरगद का जो टहनी वहाँ पर मिट्टी में दबाए थे, तो जगदीश और मल्लू उसे निकाल देते हैं। तो भाशी यानी यहाँ पर चिल्लाता है, झगड़ा हो रहा था बच्चों का। तभी क्या है, दादाजी कहते हैं करमचंद जाकर देखो कि बच्चे आपस में लड़ बैठे हैं। ये सुनकर करमचंद वहां पर जाते हैं। तभी परेश वहां पर आते हैं। परेश को देखते ही क्या है, दादाजी आओ बेटा आओ, अभी मैं तुम्हें बुलाने वाला ही था, तुम आ गए। और बताते हैं कि मैंने कपड़े धोने के लिए छोटी बहू को दिए थे, अगर वो धुल गए हैं तो लेकर आओ। तो परेश वहां पर लज्जा से खड़े हो जाते हैं। दादाजी कहते हैं कि अगर धुले नहीं हैं तो धुल जाएंगे। फिर यहाँ पर दादाजी परेश से बातें कर रहे हैं। परेश लज्जा से आंखें नीचे किए हुए बताते हैं कि क्या है, जो वो बात करने के लिए आए थे, बेला को संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं था, इस बात को कहने में संकोच कर रहे थे। तभी वो बताते हैं कि करमचंद जो मलमल के थान और रजाई लाकर दिए थे वो उसे पसंद नहीं है। तुम्हारे चाचा जी को क्या मालूम नए फैशन जो है वो, और बहू तो नए फैशन वाली है, नई वस्तु पसंद आती है उसे। ठीक है, उसे बाजार ले जाओ और उसके पसंद की चीजें खरीदवाओ। इस तरह से कहते हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अब जब छोटी बहू घर पर आ गई है तो इंदु के दहेज के लिए जो भी वस्तुएं चाहिए उसे भी क्या है, बेला से कह दो कि वो सब कुछ खरीदे। बेला को यहाँ पर रहना पसंद नहीं है, उसका मन यहाँ पर नहीं लगता। तो दादाजी कहते हैं कि मन लगता नहीं, लगाया जाता है उसे, यानी वो एक बड़े घर की बेटी है। फिर वो कहते हैं कि वो क्या है, घर पर राज करते हुए आई है, यहाँ पर वो सबसे छोटी है। छोटी होने की वजह से सभी लोग उसे कुछ ना कुछ काम देते हैं जो उसे पसंद नहीं है। और यहाँ पर जो कोलाहल मचा रहता है इतने सारे लोग होने की वजह से, शायद घबरा गई हो। मैं क्या है, वो बताते हैं कि इसके लिए शायद उसका मन विचलित हो, मैं सभी को समझा दूंगा। फिर परेश कहते हैं कि अभी सब लोग उसे पसंद नहीं करते। अभी मंजली भाभी और बड़ी ताई, छोटी ताई, रजवा, इंदु सब मेरे पास आए थे और बेला की शिकायत कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं उसे दबा हुआ हूं। तो इस सारे लोग उसे पसंद नहीं करते। बेला भी कहती है कि वो परायों जैसा इस घर में एहसास करती है, यानी उसका यहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए उसका मन यहाँ नहीं लगता। वो परेश बताते हैं कि उसका मन यहाँ पर नहीं लगता, वो चाहती है कि अपनी गृहस्थी अलग बसा ले और उसके यानी उस पर कोई अधिकार ना जमाए। वो क्या है, स्वतंत्र विचारों से अपना जीवन बिताना चाहती है। इसीलिए दादाजी अगर बाग वाला मकान हमें कुछ दिनों के लिए आप दे देंगे तो जब मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ ही दिनों की बात है, हम किसी और शहर में चले जाएंगे। जब इस तरह की बात कहते हैं परेश, तो दादाजी फिर चिंता में गुड़गुड़ाते हैं। फिर थोड़ी देर चिंता करते हुए बताते हैं कि हाँ, इस सारे झंझट से
यही आसान तरीका है कि गृहस्थी अलग बसा दी जाए, लेकिन मेरे जीते जी ये नामुमकिन, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने विशाल परिवार को एक बरगद का पेड़ समझता हूँ। इसकी फूल, ढालियां, पत्ते, इस सारे इस परिवार के सदस्य हैं। तो कोई भी एक ढाली कटकर अलग हो, ये मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं सभी लोगों को समझा दूंगा, उसका मन भी यहाँ पर लगेगा, सब उसका आदर और सत्कार करेंगे। परेश, तुम चिंता मत करो। और फिर परेश को बताते हैं कि ये सारा मुझ पर छोड़ दो, तुम कोई चिंता मत करो। अब यहाँ से जब परेश ये सुनकर जाने लगते हैं तो दादाजी परेश से भी कहते हैं कि तुम ध्यान रखना, किसी बात से उसका मन ना दुखे। तुम खुद भी इसका ख्याल रखना कि बेला को ऐसी बात ना कहना कि उसका मन दुखे। और फिर कहते हैं कि उसकी पसंद की जो भी वस्तुएं हैं उसे बाजार ले जाओ और सारी वस्तुएं उसे दिलवा कर ले आओ। इस तरह से कहते हैं। परेश अब वहां से चले जाते हैं। कुछ पल तक दादाजी चिंता में डूबे रहते हैं और हुक्का गुड़गुड़ाते रहते हैं। फिर रजवा को बुलाते हैं। रजवा यानी उस परिवार की नौकरानी, उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि छोटी बहू यानी बेला को छोड़कर सारे परिवार के सदस्यों को अभी यहाँ पर आने के लिए कहो। वो चाहे जो भी काम हो, सब काम छोड़कर यहाँ पर आने के लिए कह दो। रजवा सभी को बुला लाती है। सब लोग कहे बरामदे में जमा होते हैं। दादाजी चिंता में डूबे हुए हैं और क्या है, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। फिर इंदु वहां पर नजर नहीं आती। दादाजी रजवा को कहते हैं कि इंदु को भी बुला ले आओ। इंदु गुस्ल खाने में शायद ही कपड़े धो रही थी, वहां से इंदु भी आती है। जब इंदु सारे परिवार के लोग जमा होते हैं, दादाजी चिंता से कहते हैं कि ये भगवान की असीम कृपा है कि हमारे यहाँ एक सुशिक्षित और एक अच्छे परिवार की बहू हमारे घर पर आई है। पढ़ी लिखी है, उसमें संस्कार भी अच्छे हैं। और मुझे इस बात से बहुत दुख है कि उसका मन यहाँ पर नहीं लगता। आप इतने सारे लोग रहकर भी उसका मन यहाँ पर नहीं लगता, इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। ये बात सुनकर और वो बताते हैं कि कोई इंसान अपनी उम्र से नहीं बड़ा होता, बल्कि बुद्धि से बड़ा होता है। बेला बुद्धिमती है और वो क्या है, ये एक पढ़ी लिखी भी है, एक अच्छे परिवार से भी है, एक बड़े घर की बेटी भी है। अब जब यहाँ पर आई है तो पहले सारे अधिकार क्या है, वो सभी पर हुक्म चलाती थी अपने माँ बाप के घर, और यहाँ पर सबसे छोटी होने की वजह से सभी उस पर हुक्म चलाते हैं। ये शायद ही वो विचलित हो गई हो। ये आप में है कि आप लोगों को उसका मन यहाँ पर लगाना चाहिए। फिर बताते हैं कि दादाजी मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं चाहिए, अगर हो सके तो उसके हिस्से का सारा काम आप ही कर लो बांटकर। फिर कहते हैं कि उसे अधिक समय दो पढ़ने में, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं चाहिए। फिर बताते हैं अगर कोई भी बेला का मन दुखाए या ऐसी बात कह दे तो इस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इस तरह से दादाजी जब कहते हैं, सारे परिवार के लोग उससे सहमत होकर सब जाने लगते हैं। तो दादाजी इंदु और मंजली भाभी को रुकने के लिए कहते हैं। मंजली भाभी से कहते हैं कि हमेशा आप दूसरों पर हंसती हो, आपकी आदत ही हंसनी है, लेकिन जो लोगों को तुम ठीक से पहचान नहीं जाती, जब तक कि वो आपको नहीं पहचानते तब तक किसी को हंसने का निशाना बनाना गलत बात है। मंजली बहू को इस तरह से कहते हैं। फिर कहते हैं कि मंजली भाभी से कि ज्यादा हंसना कुछ लोगों को पसंद नहीं है।
तुम पहले उनके व्यक्तित्व को समझो, फिर उस पर उनके साथ मजाक करो। ये ठीक नहीं है कि बार बार किसी पर हंसी जाए या छोटी छोटी बात पर ज्यादा हंसना। बाहर के लोगों की बात और है, जब परिवार की बात आती है तो पहले उनके बारे में जानकर ही उनसे हंसी मजाक की जाती है। इस तरह से मंझली बहू को कहते हैं। फिर इंदु को दादाजी कहते हैं कि बेटा, यानी जो बेला है वो पढ़ी लिखी है, तुम उनसे झगड़ा करने के बजाय उनसे ज्ञान अर्जन करो, कुछ सीखो। तुम्हें उनसे कुछ सीखना है, ना कि उनसे लड़ाई झगड़ा करनी है। फिर वो कहते हैं कि इंदु बेटा, ये तुम पर क्या है, ज्यादा बार है कि तुम बेला का ख्याल रखोगी। तो इंदु को भी इस तरह से समझाते हैं। दोनों जब जाने लगती है तो दादाजी कहते हैं कि ये जो परिवार है वो एक बरगद के पेड़ के समान है। मैं नहीं चाहता कि यह इसकी कोई भी पत्ते या फूल या ढाली इस परिवार से अलग हो। मैं ये सहन नहीं कर सकता, ना कि मेरे जीते जी ऐसे होगा। इस तरह से कहते हुए दादाजी के गला रुद्ध आता है, आंखों में पानी भर आता है। तब इंदु बताती है कि दादाजी आप चिंता ना कीजिए, हम इसका ख्याल रखेंगे। फिर वो जाने लगते हैं। तभी क्या है, दादाजी कुछ पल तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, चिंता में मग्न होते हैं। फिर मल्लू, जगदीश और भाशी को कहते हैं, आओ बेटा, तुम्हें बरगद के पेड़ की कहानी सुनाओ। तो बाहर से ही कहता है कि दरवाजे के आड़ से हमें नहीं सुनना, वहीं बरगद के पेड़ की कहानी बार बार उसी कहानी को और दादाजी के स्वर को अनुसरण करते हुए उसी तरह से कहता है। और दादाजी मन ही मन कहते हैं कि बरगद की पेड़ की कहानी ही एक कुटुंब, एक समाज, एक राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को विशाल और महान बनाती है। इस तरह से दादाजी मन ही मन कहते हैं और हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। तभी पर्दा गिरता है। ये रहा आपका दूसरा दृश्य। आज मैंने आपको दूसरे दृश्य के बारे में जानकारी दी है। अगले सेशन में इसके अंतिम दृश्य यानी तीसरे दृश्य के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।